और यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम भारत के पॉलिटिकल डायलेमास की बात करने वाले हैं कि किस प्रकार से भारत इस पॉलिटिकल डायलेमास के अंदर उलझा हुआ है और इसके कौन कौन से फैक्टर्स हैं, यानी कि इसके ऐसे कौन कौन से एग्जांपल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं और इसके क्या तो फायदे हैं और क्या ही नुकसान है। आइए देखते हैं पहले इसको, ये है क्या। देखिए, पॉलिटिकल डायलेमास ये है कि भारत एक तरफ तो देखोगे आप कि अमेरिका के साथ में भी आपको इंडल्ज मिलेगा डिफेंस के अंदर और व्यापार में भी, लेकिन दूसरी साथ ही वो साथ आपको जो है रूस और ग्लोबल साउथ के साथ भी इंडल्ज देखने के लिए मिलता है। इसका मतलब है कि भारत जो है दो नावों के अंदर पैर रखे हुए है और इस तरीका से ये जो है एक डायलेमास का रूप में बन जाता है। उदाहरण के लिए देखिए, भारत जो है चीन को रोकने के लिए अमेरिका के साथ जो है क्वाड का हिस्सा भी है, लेकिन दूसरी ओर देखिए व्यापार के लिए हम चाइना के साथ या चाइना पर भी जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उस पर निर्भर भी हैं और बहुत सारे फाइन मटेरियल्स भी जो हैं उनके लिए हम निर्भर हैं। एक और आप ये देखेंगे कि हम क्वाड के अंदर शामिल हैं और दूसरी ओर हम जो है ब्रिक्स के अंदर भी शामिल हैं। एक और हम देखेंगे कि हम अमेरिका के साथ जो है वो डिफेंस डील भी करते हैं और एफटीए करते हैं और दूसरी साथ ही साथ हम रूस के साथ में जो व्यापार है और तेल जो है वो खरीदते हैं। अब ये क्या है, देखिए, अर्थव्यवस्था और ब्रिक्स, रणनीतिक स्वायत्ता और मजबूरी, ये हमें देखना पड़ेगा। क्या वास्तव में ये एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है या हमारी एक कंपल्सन है, हमारी मजबूरी है? ये देखेंगे भारत जो है गुटनिरपेक्षता सिद्धांतों पर नहीं बल्कि ऊर्जा और कच्चे तेल के लिए भौतिक जरूरतों पर जो है हमारी आवश्यकता टिकी हुई है। शांति पाइपलाइन का जो सपना है वो आप जानते हैं कि पाकिस्तान के साथ में जिस तरह के रिलेशन रहे और अब तो ईरान भी जो है आप जानते हैं कि भाई युद्ध में वो पूरी तरीका से खत्म ही हो जाने वाला है, लेकिन उसके बाद जो सत्ता आएगी उसके साथ शांति पाइपलाइन हम बना सकते हैं, लेकिन बीच में आएगा पाकिस्तान। तो ये भी तरीका से देखा जाए तो ये अपने आप में, इसे तो आप मान के चलिए कि ये तो आगे होने वाला नहीं ही दिख रहा है। अब देखिए, अगर हम अमेरिका के साथ में व्यापार में जाते हैं तो वो अपना जो जीएम क्रॉप्स हैं और डेयरी प्रोडक्ट्स जो हैं उन्हें हमारे ऊपर थोपने का प्रयास करेगा, जबकि भारत ने पहले ही बोला है कि तो एग्रीकल्चर और दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए हम बिल्कुल भी अपना जो है बाजार नहीं खोल सकते। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका जो है वो अपना आप में एक इसका बड़ा प्रोड्यूसर है और अमेरिका चाहता है कि इनका जो जीएम क्रॉप्स हैं और जो मिल्क प्रोडक्ट हैं। अब देखिए, एक इशू और आता है, एक तो ये हो गया कि ठीक है भाई जीएम क्रॉप्स हैं, ये तो इशू है, लेकिन बात आती है मिल्क प्रोडक्ट की। इसमें क्या इशू है? आप जानते हैं कि जो अमेरिका है उसके अंदर जो गाय वगैरह भी होती है ना, जो मिल्क प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करती हैं, उनको भी क्या कराया जाता है, प्रोटीन के लिए मांस खिलाया जाता है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, जाकर के देखना WTO जो है वहां पर यही जो केस चल रहा है कि अमेरिका जो है उसके जो गाय के दूध हैं उसके अंदर ट्रेसेस पाए गए हैं, किसके? मीट के ट्रेसेस पाए गए हैं, और वो भी किसके? पिग यानी कि सुअर के जो है वो मीट के ट्रेसेस जो है गाय के मिल्क में पाए गए हैं। आप सोचिए, भारत के अंदर तो आप जानते हैं कि बड़ा पवित्र माना जाता है दूध को, तो यहां पर उसको जो है बिल्कुल भी उपभोग नहीं कर सकते हमारे देश के अंदर, इसलिए भी एक इशू ये आता है। लेकिन अगर हम देखें कि व्यापार में जाते हैं तो इसका लगभग 15% का जो घाटा है वो भारत को आएगा, तो भारत वो नहीं चाहता। आगे देखना, आंतरिक प्रभाव और व्यापार रक्षा, हथियारों के आयात में भारी उछाल। भारत दुनिया का सबसे बड़ा हथियार आयातक है, जिससे घरेलू कल्याणकारी योजनाओं पर वित्तीय दबाव जो है वो बढ़ने के लिए मिलना है। मेक इन इंडिया बनाम आयात, आत्मनिर्भरता के बावजूद भारत अमेरिका और फ्रांस के साथ जो है अरबों डॉलर के जो व्यापार जो है इससे करता है। जैसे 2016 के अंदर देखोगे तो 6 बिलियन डॉलर के जो हथियार है, और 2020 में देखोगे तो 3.5 बिलियन के, और 2025 में देखना आप 100 प्लस राफेल जो है वो हमारे क्या है अभी भी चल रही है ना। या तो हम देखिए जा सकते हैं किसके लिए, SU-57 के साथ जा सकते हैं, या फिर हम क्या सकते हैं 114 जो है राफेल्स के साथ हम जा सकते हैं। तो इसके लिए भी अभी जो है हमें बिलियंस और बिलियन डॉलर जो है ये खर्च करने पड़ते हैं इसके लिए। देखिए, हम आगे बढ़े उससे पहले आप दो प्रश्न है मेरे पास में, इन पर आप विचार कर सकते हैं। अगर आपको इनका आंसर आते हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं आपको लास्ट में इसका आंसर बता दूंगा। यदि भारत अमेरिका व्यापार समझौता विशेष रूप से डेयरी क्षेत्र में लागू होता है तो भारतीय डेयरी किसानों को वार्षिक आय में कितने अनुमानित नुकसान होगा? पहला है $5 बिलियन, दूसरा है $8 बिलियन, तीसरा है $12 बिलियन, चौथा है $15 बिलियन। तो मैंने आपको बताया है, आगे देखेंगे। दूसरा जो प्रश्न है उसे देखिए, चुनौती, यानी कि 2016 से 20 के बीच में अमेरिका से भारत के हथियार के आयात में क्या नाटकीय बदलाव आया? पहला देखना, 100 मिलियन से लेकर के 1 बिलियन, 6 मिलियन से लेकर के 3.5 बिलियन,
500 मिलियन से लेकर के 2 बिलियन, या फिर आयात में 10% की कमी आई? तो आंसर जानते हैं तो ठीक है, नहीं तो लास्ट वाली स्लाइड पे इनके आंसर मिल जाएंगे। आइए देखते हैं, एशिया का उदय, उत्पादन और उत्पादकता अब वियतनाम, चीन और भारत जैसे देशों में जो है वो लगातार बढ़ती हुई दिख रही है। कारण क्या है? ये ग्रोथ के इंजन है भारत। और भारत ग्रोथ का इंजन क्यों है? क्योंकि लगातार इन्वेस्टमेंट पूरी दुनिया से, अगर कैपिटल फ्लो आप देखोगे तो भारत की ओर आपको दिख रहा है। और उसका कारण क्या है? लगभग आप देखोगे कि लगभग आप भारत का अभी जो Q3 है उसमें 8.6% के हिसाब से जो बताया गया है कि जो भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट है ये रही है। अगर हम सबको ऐड भी कर लेंगे तो 8.2% के अप्रोक्सीमेट बैठने वाला है ये। तो 8.2% जब ये बैठेगा तो इसका मतलब है कि भारत का जो ग्रोथ रेट है वो ये आएगा। देखो अनुमान ये मैंने ये बताया है आपको कि आने वाले 9 वर्ष के अंदर भारत जो है 15 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा आने वाले 9 वर्ष के अंदर। इसका मतलब है 2035 तक। लेकिन 2047 तक भारत जो है 30 ट्रिलियन यानी कि $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी जो है वो बन जाने वाला है। लेकिन अगर आप गूगल करके देखोगे तो आपको मिलेगा वहां पे कि भारत लगभग $50 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी है वो बन जाएगा। लेकिन वहां पर एक वर्ड आता है पॉसिबल, यानी कि एक तरीका से पोटेंशियल। भारत के अंदर $50 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनने का पोटेंशियल है। लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हम उस पोटेंशियल तक नहीं भी जाते हैं तो क्यों, मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि बहुत सारे कमेंट आते हैं कि सर आप तो $30 ट्रिलियन बताते थे लेकिन गूगल तो बताता है $50 ट्रिलियन। तो मैं बताता हूं, देखिए ये उसमें एक वर्ड आता है, अगर आप पढ़ोगे ना उसमें तो उसमें लिखा आता है पोटेंशियल है। लेकिन मैं कहता हूं कि रियल में ऐसा होने वाला है। तो दोनों में अंतर समझ लेना। तो कुछ पोटेंशियल पे गए तो हो जाएंगे लेकिन 30 तो होना ही होना है। तो ये आप मान के चलिए। आगे देखना, उत्तरी अटलांटिक और यूरोप अब वैश्विक अर्थव्यवस्था का एकमात्र इंजन नहीं है। अब इंजन क्या बन गया है? भारत बन गया। कारण क्या है? जो भी मैंने आपको बताया कि जब ये ग्रोथ होती है तो दुनिया से जो कैपिटल फ्लो होता है वो उसी देश की ओर हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब फर्स्ट फेज के अंदर जापान के अंदर कैपिटल फ्लो हुआ था, दूसरे फेज के अंदर आपने देखा कि चाइना के अंदर जो है लगभग 2001 से लेकर के 2025 तक आप कैपिटल फ्लो देखोगे तो चाइना की ओर था। अब थर्ड फेज के अंदर आप देख रहे हैं कि ये कैपिटल फ्लो आपको इंडिया की ओर होता हुआ दिख रहा है। और ये सारे जो प्रोडक्शन जो जितने भी ये अनुमान लगाए जा रहे हैं ये इसी आधार पर लगाए जा रहे हैं कि जो अभी तीसरे चरण में भारत जो है वो लगभग 3, यानी कि आज आप भारत का देखोगे तो कितना है ये भी आप समझ लीजिए, डाटा भी जानना जरूरी है। भारत का जो इकोनॉमी आज जीडीपी है वो 4.5 ट्रिलियन डॉलर का है। अगर हम इसे 5 ट्रिलियन मान लें, और इसका मतलब क्या है कि अगर हम जाते हैं 50 ट्रिलियन जो कि पॉसिबल है, लेकिन मैं कहता हूं 30 ट्रिलियन, यानी कि 30 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम मान लेते हैं भारत को, ये आने वाले 2047 तक हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि 6 गुने की लगभग 6 गुने की वृद्धि होगी। तो जो आज इन्वेस्ट कर रहे हैं इन्वेस्टर्स, वो ये मान के चल रहे हैं कि 5 से 6 गुना जो है उनका कैपिटल बढ़ जाएगा 2047 तक। आप देखिए ये ग्रोथ का इंजन है भारत, इसीलिए यहां पर इन्वेस्टमेंट देखने के लिए मिल रहा है और हर क्षेत्र में भारत आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब देखेंगे राजनीति, यानी कि यूएस की ओर चीन और पाकिस्तान के साथ तनाव के कारण भारत जो है वो क्वाड के अंदर भी शामिल है। लेकिन वहीं अगर व्यापार के लिए देखा जाए तो भारत जो है एक तरीका से पश्चिमी बाजार या फिर उन पर निर्भरता नहीं रहते हुए अपने जो ग्लोबल साउथ है उस पर अपनी निर्भरता रखना चाहता है। अब देखिए मैंने जो शुरू में बोला कि भारत ने 2 नावों के अंदर पैर रखा हुआ है और भारत एक पॉलिटिकल डायलेमा के अंदर आपको दिखेगा। लेकिन यही जो पॉलिटिकल डायलेमा है यही हमें क्या देता है? एक स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी प्रोवाइड करता है। क्यों समझिए इस बात को, यानी कि अगर हम एक ही देश पर निर्भर होते, जैसे हम अमेरिका पर निर्भर होते और हम पूरी तरीका से डाइवर्स नहीं कर पाते अपने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट्स को, तो अमेरिका हमको आसानी से झुका लेता जिस तरीका के सैंक्शंस लगाए गए थे। लेकिन भारत क्यों नहीं झुका? क्योंकि भारत ने अपने एक्सपोर्ट्स और अपने इंपोर्ट्स जो क्या कर लिए हैं, डाइवर्सिफाई कर लिए हैं। और इसीलिए अमेरिका के जो जितने भी हमारे लगाए गए थे जो सैंक्शंस, उनका ज्यादा असर भारत पर नहीं दिखा। देखिए अब सिद्धांतवादी नहीं है हम, क्या है पूरी तरीका से भौतिक गुट निरपेक्षता में हम आ चुके हैं। और ये देखिए सबसे बड़ी रणनीति ये है कि जब हम अंतरराष्ट्रीय संबंधों की बात करते हैं तो वहां पर नैतिकता जैसे शब्द नहीं आने चाहिए, सिद्धांत नहीं आने चाहिए। यानी कि कोई सिद्धांत नहीं होता, एक ही सिद्धांत होता है कि मेरी कंट्री को फायदा है या नहीं है। अगर मेरी कंट्री को फायदा नहीं तो हम सिद्धांतों पर नहीं जाने वाले हैं। और भारत बिल्कुल सही दिशा में जाता हुआ आपको दिखाई पड़ेगा। भारत ऊर्जा का शुद्ध आयातक यानी कि नेट इंपोर्टर है। आप देखिए अमेरिका और इजराइल के करीब होने के बावजूद रूसी तेल और खाड़ी गैस पर हमारी जो निर्भरता है वो भी है। लेकिन याद रखना अभी जिस तरीका की सिचुएशन बनी हुई है, हम क्या है अब आपने देखा होगा कि हमारा जो
फर्स्ट जो निर्भरता है वो सऊदी अरब पर, और दूसरे नंबर पर आ गया था कौन, रूस। लेकिन अब हमारे लिए ऐसा नहीं है कि रूस से संबंध खत्म है, नहीं, अब हम रूस से खरीदना शुरू कर देंगे। तो यही है, इससे यह फायदा मिलता है कि अगर आज हम पूरी तरीके से अमेरिका के गुट में होते तो आज हमारे लिए हमारी ऊर्जा आवश्यकता को दिक्कत आ जाती, जिस तरीका से ईरान के ऊपर ये स्ट्राइक्स वगैरह हो रही है और ईरान के अंदर युद्ध चल रहा है। लेकिन आज हम क्या हमारी ऊर्जा के लिए स्वतंत्र है, और ये जो डायलेमा है यही मैंने अभी आपको बताया फायदेमंद भी है, क्योंकि अब हम आराम से रूस से खरीदना शुरू कर देंगे। देखिए प्रतिबंधों का असर, अमेरिकी प्रतिबंधों ने ईरान और पाकिस्तान पर जो है भारत पर ये जो पीस पाइपलाइन को लेकर के रोक दिया है। अब व्यापार समझौते हैं, कॉर्पोरेट्स का लाभ, किसानों का संकट। देखिए डेयरी सेक्टर पर खतरा है यदि समझौता हुआ। देखिए मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये पहले ही खत्म हो चुका है, तो ये आगे इस पर हम बात नहीं कर सकते। आगे देखना है मेक इन इंडिया या फिर इंपोर्ट्स यूएस। लगभग आपने देखा होगा कि 6 मिलियन 2016 के आसपास था, ये बढ़कर के कितना हो गया है, 3.5 बिलियन के आसपास पहुंच गया है। 2016 से 2020 के बीच में अमेरिका से रक्षा आयात में भारी वृद्धि हुई है। और अगर आप दुनिया भर के और भारत के भी मीडिया आउटलेट्स को देखेंगे तो इसमें आपको यह दिखेगा कि पाकिस्तान और चीन के खिलाफ टैंक युद्ध की संभावना, आधुनिक युद्ध में हवाई श्रेष्ठता, और यानी कि जैसे एरियल सुपरमेसी बोलते हैं, एंटी टैंक मिसाइल्स हैं, अब नहीं होंगी। इसके अंदर आएंगे यूएवीज। क्या आएंगे? यूएवीज आएंगे। तो अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जो होंगे उनसे युद्ध होगा, और इसमें जो है भारत लगातार आगे बढ़ रहा है। इसका अगर आपको देखना है तो ड्रोन किलर्स नाम से आपने देखा होगा कि अजरबैजान के अंदर भारत पर आरोप लगे, लेकिन भारत ने उस बात पर जवाब नहीं दिया कि भारत की जो सुपरमेसी है वो कहां पर खड़ी हुई है। जाकर के आप गूगल करना एक बार कि किस तरीका से अजरबैजान के ऊपर हमने हमारे जो ये ड्रोन्स थे जिन्हें जो इजराइल बेस्ड थे, लेकिन इजराइल की जो टेक्नोलॉजी थी उसको मॉडिफाई करके हमने बनाया था, और ये हमने जो है दिए थे आर्मेनिया को। आर्मेनिया ने अजरबैजान के ऊपर यूज किए, और इसका जो है रिपोर्ट की गई कि देखिए भारत जो है एक टेक्नोलॉजी में मॉडिफाइड करके अब इनको जो है अजरबैजान के ऊपर जो है यूज करने के लिए दिए जा रहे हैं। देखिए अमेरिका भारत का इस्तेमाल चीन के खिलाफ अग्रिम मोर्चे के रूप में करना चाहता है। बड़ा सवाल है कि भारत को अमेरिका का युद्ध लड़ना चाहिए? बिल्कुल नहीं, भारत ने आज तक किया ही नहीं है। ये तो चीन और भारत की सीमा विवाद यानी कि 100 किलोमीटर कूटनीति से सुलझाए जा सकते हैं, युद्ध से नहीं। मेरा मानना यह है कि युद्ध जो है, और मेरा ही मानना नहीं है, अगर आप देखोगे तो युद्ध जो होते हैं वो शांति के लिए ही होते हैं, बिना युद्ध के शांति स्थापित नहीं होती है। लेकिन याद रखना कि युद्ध से आप तभी बच सकते हो कि जब युद्ध को आप क्या बना दो, बहुत ज्यादा कॉस्टली बना दो। सामने वाले के लिए युद्ध जो है जब तक कॉस्टली नहीं होगा तब तक ये युद्ध नहीं रुकने वाले। युद्ध जो है बातों से नहीं रुकते, युद्ध समझौते से नहीं रुकते, युद्ध रुकते हैं डिटरेंस से। याद रखना इस बात को। तो डिटरेंस अगर भारत कर पा रहा है, देखिए ये जो निवेश है, जिस तरीका से हमारा डिफेंस सेक्टर आगे बढ़ रहा है, 10 साल में आप देखना कि 10 साल में चाइना और भारत के अंदर ये गैप आ जाएगा। भारत यहां पर होगा, चाइना यहां पर होगा। और मैं तो अभी भी कहता हूं कि चाइना सिर्फ एक पेपर लायन है, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। देखिए विवादों की जड़, एशिया में संघर्ष भारत चीन, भारत पाक औपनिवेशिक सीमाओं की देन है, नहीं, ये बात जो है ना, देखिए इसे बहुत सारे जो लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये औपनिवेशिक सीमा नहीं है, ये सिविलाइजेशनल इश्यूज हैं। भारत और पाकिस्तान के जो इशू हैं वो सिविलाइजेशनल इशू हैं। हाँ, एक तरीका से भारत और चीन जो हैं उनके बीच में जो विवाद है वो औपनिवेशिक सीमा जो है, औपनिवेशिक विवादों की देन है, ये मानना पड़ेगा। या फिर कहिए कि चाइना की जो अपनी जो एम्बिशंस हैं उनकी देन है। लेकिन भारत और पाकिस्तान या भारत बांग्लादेश के बीच में इसको आप जो है औपनिवेशिक सीमाएं नहीं मान सकते। मैं नहीं मानता, कम से कम मेरे पास में 1000 एग्जाम्पल हैं इसके। देखिए वियतनाम का उदाहरण, 1978 के युद्ध के बाद वियतनाम और चीन अब करीब आर्थिक सहयोगी हो चुके हैं। पिटाई लगने के बाद ऐसा ही होता है। रास्ता युद्ध और तपस्या के बजाय शांति और विकास। देखो वो तो तभी हो पाएगा जब डिटरेंस करोगे, शांति तो तभी आएगी, उसके पहले नहीं आएगी। अब बात आती है कि भाई सरकार की जो प्राकृतिक सीमा क्या है। भुखमरी और असमानता किसी भी सरकार के लिए प्राकृतिक सीमा जो है होती है। पश्चिमी व्यापार समझौते, भारत आम जनता। देखो मैं तो मानता हूं कि भारत जो है वो अपने ये तीनों हितों के साथ में बिल्कुल किसी तरीका की जो है वो कंप्रोमाइज नहीं कर रहा है। एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका हो या फिर यूएन हो, मल्टीपोलरिटी जो है उसको भारत जो है लगातार क्या दे रहा है, जो यानी कि जो बहुध्रुवता है उसको हम हर तरीका से, चाहे तो पॉलिटिक्स में हो या फिर इकोनॉमी में हो, हम हमेशा याद इसी पे जोर दिया जा रहा है। भारत की जो अपनी पॉलिसी है कि हम जो है मल्टीलैटरलिज्म चाहते हैं, एक जो है ध्रुव नहीं चाहते, क्योंकि उसमें क्या होता है, पावर करप्ट एंड पावर करप्ट एब्सोल्युटली, यही बात जो है सामने आती है। मार्को रूबियो के जो भाषण है अमेरिकी वर्चस्व के अंत के लिए, ये देखो मैंने इस पर अलग से वीडियो बनाई थी, ये उन्होंने म्यूनिक के अंदर ये भाषण दिया था, एक सिक्योरिटी की बैठक थी उसके अंदर, उसको अगर आप देखेंगे तो समझ में आएगा ये
एग्जांपल क्या कह रहा है मार्को रूबियो के लिए। देखिए, भारत सुरक्षा, यूएसए और अर्थव्यवस्था ग्लोबल साउथ के बीच में फंसा हुआ है, और यही है आपका वो। और चौथा दूसरा है, विदेशी नीति सिद्धांत से नहीं बल्कि तेल गैस की जरूरतों से तय होती है, ये भी नहीं है। अब इसका थोड़ा सा बदल चुका है, एग्जाम्पल से समझाएंगे। पश्चिमी समझौते भारतीय किसानों के लिए संकट बन सकते हैं। अमेरिका का युद्ध लड़ने में नहीं, क्षेत्रीय कूटनीति में है, वो भारत कर रहा है। देखिए, पहला जो प्रश्न मैंने आपसे पूछे, पहले का आंसर है सी, यानी कि 12 बिलियन यानी कि 1 लाख करोड़ रुपए के नुकसान। और दूसरा है 6 मिलियन से भी अधिक बढ़कर के 3.5 मिलियन हुआ है। तो ये आप देख लेना, दोनों जो है आपको आंसर मिल चुके हैं। आपने देखा वीडियो, इसके लिए